हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एसएसटी को एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। तो आज ये लास्ट अध्याय है, यानी आज क्लास 6 कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 की बुक में लेकर आऊंगी, नई वाली एनसीईआरटी से मैं पढ़ा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके पहले 13 वीडियो आ चुकी हैं। क्लास 6 की बुक में 14 अध्याय हैं, तो 13 वीडियो आ चुकी हैं। प्रत्येक वीडियो में एक लेसन को मैंने कंप्लीट पढ़ाया है। तो आज ये लास्ट वीडियो है, लास्ट लेसन है। तो लेसन का नाम है हमारे आसपास की गतिविधियां। लिखा है आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। ये किसने कहा है? ये कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लिखा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है आर्थिक गतिविधि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को क्षेत्रकों में समूहबद्ध करने का क्या आधार है? यह 3 क्षेत्रक आपस में किस प्रकार संबंधित हैं? तो पिछले लेसन में मैंने आपको आर्थिक और गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में पढ़ाया था। वीडियो नहीं देखा है तो एक बार समय निकालकर जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले लिखा है परिचय। तो अध्याय 13 में हमने 2 प्रकार की गतिविधियों के बारे में पढ़ा, आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। जैसे जिस कार्य के बदले हमें पैसे मिलते हैं, कोई कार्य हम करते हैं उसके बदले हमें पैसे मिलते हैं, तो वह आर्थिक गतिविधि कहलाती है। हमने गैर आर्थिक गतिविधियों के बारे में भी जाना है। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और यह एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। तो इसमें आर्थिक गतिविधियों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है इसके बारे में बताया गया है। कुछ गैर आर्थिक गतिविधियां भी हैं, जैसे हमारे माता पिता हमारे लिए खाना बनाते हैं, हमें विद्यालय लेने जाते हैं, विद्यालय छोड़ने जाते हैं, तो इसके लिए कोई उन्हें रुपए नहीं मिलते, इसके लिए कोई रुपए नहीं मिलते हैं, तो ये गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। जैसे लोग सेवा का कार्य करते हैं, भोजन दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, तो इसके बदले वे अपेक्षा नहीं करते कि इसके बदले हमें कोई पैसे मिलेंगे, इससे आत्मसंतुष्टि मिलती है, तो ये गैर आर्थिक गतिविधियां होती हैं। तो इन सब के बारे में आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ। अब यहाँ पर एक मौद्रिक मूल्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी वस्तु का मूल्य जिसे मुद्रा के मूल्य के रूप में मापा जाता है, मौद्रिक मूल्य कहलाता है। आगे बढ़ते हैं। ये किसी शहर का चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है, इसे आप देख सकते हैं। बाजार है, सड़क है, गाड़ियां जा रही हैं, ये सब आप देख सकते हैं, फ्लाईओवर है। चलिए आगे लिखा है बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या तीव्र गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पहले समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई, उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई जिनके माध्यम से लोग आजीविका चलाते थे। तो बीते दशकों की बात की जाए तो जो आर्थिक गतिविधियां थी, क्या थी? कृषि कर लेते थे लोग, पशुपालन करते थे, औजारों का निर्माण करते थे, लोहे के औजार हैं, पत्थर के औजार हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, कपड़े बुनते थे, तो ये आर्थिक गतिविधियां थीं। लेकिन जैसे जैसे प्रगति हुई तो आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई। आगे लिखा है आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन और ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय और होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि। तो आज आप देखेंगे कई आर्थिक गतिविधियां हैं और यहाँ पर कुछ ही लिखी हुई हैं, इसके अलावा भी आप कई सारी गतिविधियां देख सकते हैं। यहाँ पर तो लिखा हुआ है बैंक में कोई व्यक्ति कार्य कर सकता है, विद्यालय में, होटल में, निर्माण कार्य में भी कई लोग लगे होते हैं, वाहन चलाते हैं, फर्नीचर तैयार करते हैं, मशीन से कपड़े सिलते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन है, कभी कभी क्या होता है इनमें खराबी आ जाती है तो किसी मरम्मत वाले को ले आते हैं कि इसको सुधार दीजिए, तो ये भी आर्थिक गतिविधियां ही हैं। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती हैं और इनके मध्य क्या संबंध है। आगे लिखा है आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण, और यहां से प्रश्न जरूर मिलेगा आपको। तो आर्थिक क्षेत्रकों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण किया गया है। अब सबसे पहले यहां पर एक शब्द प्रयोग हो गया, आर्थिक क्षेत्रक। अब ये क्या है?
तो आर्थिक क्षेत्र क्या है? व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनसे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है, तो ये आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं। चलिए अब पढ़ लेते हैं। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। तो जिनमें समान विशेषताएं हैं उन्हें एक समूह में वर्गीकृत किया जाता है। इन्हें आर्थिक क्षेत्रक कहते हैं। प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्रक हैं। इन क्षेत्रकों की मुख्य गतिविधियों को पृष्ठ 197 पर दिए गए चित्रों में दिखाया गया है। तो 3 मुख्य आर्थिक क्षेत्रक में विभाजन किया गया है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। चलिए सबसे पहले लिखा है प्राथमिक गतिविधियां। तो प्राथमिक गतिविधियां क्या है? तो जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। यानी कि लोग वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर हैं, तो ये कहलाती हैं प्राथमिक गतिविधियां। बहुत ही अच्छी और साधारण परिभाषा लिखी हुई है। उदाहरण क्या है? कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती। आप प्रकृति पर ही निर्भर हैं। बारिश होगी, अच्छी फसल होगी, आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। तो किसान जो है प्रकृति पर ही निर्भर होता है। आजकल तो फिर भी जो ट्यूबवेल वगैरह लग गए हैं उनसे सिंचाई हो जाती है, लेकिन फिर भी प्रकृति पर निर्भर किसान है ही, ये तो आपको याद ही रखना है। तो उदाहरण के लिए बताया गया है कि कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती, जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना, खदानों से कोयला निकालना, मत्स्य पालन से मछलियां, कुक्कुट पालन फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य लिख दिया गया है कि उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल होता है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन। एक छोटी सी परिभाषा प्राथमिक क्षेत्र की और यहाँ पर लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर चित्र के माध्यम से भी समझाया गया है आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रकों का वर्गीकरण। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, खनन यानी कोयला निकालना और भी खनिज निकालना, मछली पकड़ना, कुक्कुट पालन यानी कि मुर्गी पालन, इसके अलावा वानिकी, जंगलों से लकड़ी एकत्र करना। तो ये सभी आर्थिक क्षेत्रक की जो गतिविधियां हैं ये प्राथमिक क्षेत्रक में आती हैं। द्वितीयक क्षेत्रक में क्या है? निर्माण कार्य, विनिर्माण, जल आपूर्ति, सौर ऊर्जा और विद्युत उत्पादन। तो ये सभी आती हैं द्वितीयक क्षेत्र में। और तृतीयक क्षेत्र में स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोगी सामग्री, संचार, बैंकिंग और परिवहन। तो ये सभी आती हैं तृतीयक क्षेत्र में। इनके बारे में नीचे डिटेल में लिखा हुआ है, चित्र पहले दिया गया था तो चित्र समझा दिया है। आगे लिखा है कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि मुख्य प्राथमिक गतिविधियां हैं। तो आपको इसी तरीके से याद कर लेना है कौन सी प्राथमिक है, कौन सी द्वितीयक है, कौन सी तृतीयक है, क्योंकि प्रश्न सीधे ही पूछ लिया जाता है। नीचे प्राथमिक क्षेत्रकों की विभिन्न गतिविधियां दी गई हैं। यहाँ पर और भी गतिविधियां दिखाई गई हैं। ग्रीन हाउस कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन। तो ये सभी प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां हैं। आगे लिखा है द्वितीयक गतिविधियां। तो ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं। यानी कि जो प्राथमिक क्षेत्रक की वस्तुएं हैं उनका रूपांतरण करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं। तो ये द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां कहलाती हैं। जैसे द्वितीयक क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण तथा पानी, बिजली, गैस जैसी आवश्यक वस्तुओं को आदान प्रदान करना सम्मिलित है। इसमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्रक से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं उपभोग करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाजों से मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना सम्मिलित है। यानी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियों से जो हमें प्राप्त होता है उसका रूपांतरण करके जो वस्तु तैयार की जाती है वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है। इसी प्रकार जंगल से प्राप्त लकड़ी से फर्नीचर प्राप्त करना, फर्नीचर और कागज बनाना, कपास से कपड़े तैयार करना, लौह अयस्क से इस्पात बनता है जिससे कार, ट्रक इत्यादि जैसे मोटर वाहन बनाए जाते हैं।
तो ये द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं, पूर्ण रूप से आपने समझ ली होंगी। यहाँ पर एक और परिभाषा दे दी गई है, उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मोटर वाहन कारखाना है, वस्त्र कारखाना है, ये औषधि कारखाना है, फर्नीचर निर्माण किया जा रहा है। तो इनमें जो कच्ची सामग्री प्रयोग हुई है वो प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त हुई है। आगे बढ़ते हैं। अब लिखा है तृतीयक गतिविधियां। तो वे सभी आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता प्रदान करती हैं, तृतीयक गतिविधियां या तृतीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। यानी कि प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में जो लोग सम्मिलित होते हैं उन लोगों को ये सहायता प्रदान करती हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उदाहरण के लिए एक ट्रक चालक अनाज और सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार तक ले जाता है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता, विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि की भी मरम्मत और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं, और बिजली मिस्त्री, इलेक्ट्रीशियन जिसे कहते हैं, जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इसी प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटल, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकान, गोदाम यानी वेयर हाउस इत्यादि, यह सभी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। यहाँ पर एक और परिभाषा लिखी हुई है, तो आपको याद रखना है कि वे आर्थिक गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों के लोगों को सहायता प्रदान करती हैं वो कहलाती हैं तृतीयक गतिविधियां। यहाँ एक और परिभाषा लिखी है, उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्र के संपूरक के रूप में इन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं का प्रावधान है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन आदि। तो अच्छे से आपको तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां समझ में आ गई होंगी। अब सॉफ्टवेयर तैयार करना, रेस्टोरेंट में जो सेवाएं आपको मिलती हैं, इसके अलावा हवाई अड्डों पर जो सेवाएं मिलती हैं, खुदरा भंडार पर जो सेवाएं मिलती हैं, तो ये सभी तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। वेयर हाउस क्या होता है? एक शब्द प्रयोग हो गया, गोदाम, वेयर हाउस। तो विशाल इमारतें जिनमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाता है। आगे लिखा है क्षेत्रकों में परस्पर निर्भरता। तो तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्रक प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं, जहां हम यह समझेंगे कि ये तीनों क्षेत्र कैसे परस्पर संबंधित हैं तथा एक दूसरे को सहयोग करते हैं। तो एक सत्य कहानी के आधार पर समझेंगे इसे। चलिए, आगे लिखी हुई है, गुजरात की है ये कहानी और बिल्कुल सत्य है ये। लिखा है, डेयरी सहकारिता खेत से थाली तक। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों या भैंसों के खुशी में रंभाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दूहते और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, जिसे अमूल कहते हैं, आप लोग भी जानते होंगे, अमूल का जो पैक्ड मिल्क आता है, तो उसी के बारे में लिखा हुआ है। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म है अमूल का। तो अमूल नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आनंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। वे चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव तक साइकिल से या पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है और फट जाता है। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलिए पर निर्भर रहना पड़ता था।
जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते इसे बाजार में बेच देते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़ित अनुभव करते थे, लेकिन किसानों के पास कोई और रास्ता भी नहीं था। बिचौलिए जो थे ये कम भाव पर खरीद लेते थे, कम मूल्य पर दूध और अधिक मूल्य पर बेचते थे। गर्मियों में दूध जो है जल्दी खराब हो जाता है, तो किसान का यही मकसद रहता था कि जल्दी से जल्दी दूध को बेच दिया जाए, कितने भी मूल्य मिले। लेकिन यदि दूध खराब हो गया तो फिर एक भी मूल्य नहीं मिलेगा, तो उनकी भी मजबूरी थी। तो कई बार जो बिचौलिए होते थे ये किसानों को ठग लेते थे या उनका उत्पीड़न करते थे। अब बिचौलिए क्या होते हैं और डेयरी क्या है? तो एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडारण किया जाता है। और बिचौलिए कौन होते हैं? व्यक्ति जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और उपभोक्ताओं तक बेचते हैं। बिचौलिए इस सेवा के लिए शुल्क लेते हैं, यानी ये कम दाम पर खरीदते हैं और अधिक दाम पर बेच देते हैं। यहाँ पर आप एक चित्र देख सकते हैं, ये वर्गीज कुरियन है इस तरफ और ये त्रिभुवन दास पटेल हैं। आगे बढ़ते हैं। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। ये बात आपको शायद इसमें पढ़ने के लिए मिले और नहीं भी मिलती है तो आपको याद रखना है। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें लौह पुरुष कहा जाता है, तो ये भी याद रखिएगा। तो एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे तथा दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए इस पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अब सहकारी संगठन क्या है? तो यहाँ लिखा हुआ है इसके बारे में। व्यक्तियों का एक समूह जब स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं और उनके द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। तो सभी किसान मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास गए अपनी समस्याएं लेकर। उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाया जाए। और सहकारी संगठन क्या होता है? व्यक्तियों का एक ऐसा समूह होता है जो स्वेच्छा से साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। आगे लिखा है, अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल, अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी थे ये, और डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो मुंबई के एक डेयरी के नेतृत्व में की गई। मुंबई के एक डेयरी कारखाने में ये काम करते थे। कौन? डॉक्टर वर्गीज कुरियन। तो अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल अधिवक्ता थे और स्वतंत्रता सेनानी थे, और वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो एक इंजीनियर थे जो मुंबई के एक डेयरी कारखाने में काम करते थे। तो इन दोनों लोगों के नेतृत्व में अमूल की स्थापना की गई। कब की गई? 1946 में। इस प्रयास ने किसानों, विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया तथा दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए, जैसे दूध का उत्पादन, पाश्चुरीकरण और बिक्री। इन सभी कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिसके कारण इन सभी की आमदनी बढ़ी। उन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और वे एक बड़ा परिवार बन गए थे। अब पाश्चुरीकरण क्या है? तो ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि इसके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके इसे संरक्षित किया जा सके। तो ये पाश्चुरीकरण कहलाता है। यहाँ पर आप चित्र एक देख सकते हैं, महिलाएं जो हैं कार्य कर रही हैं। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठन के लाभों को देखा, वे साथ में जुड़ते चले गए। जब दूध की मात्रा अधिक हो गई तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आनंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना प्रारंभ किया। तो जब दूध की मात्रा बढ़ गई तो किसानों ने सोचा कि इससे अन्य उत्पाद भी बनाए जाएं ताकि और लाभ हो सके। तो उन्होंने क्या सोचा कि इससे मक्खन बनाएंगे और दूध का पाउडर। कारखाना क्या होता है?
भवन या भवनों का समूह जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या विभिन्न घटकों को एक साथ मिलाकर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है तो वह कहलाता है कारखाना। आगे लिखा है, वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अनेक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार कर रहे हैं। इसके बाद इन उत्पादों का विपणन किया जाता है और पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। है ना आश्चर्य की बात? क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को दूध बेचने के लिए दुहते हैं। इस प्रकार की आर्थिक गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहते हैं। तो ये प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहलाती है क्योंकि दुग्ध उत्पादन एक प्राकृतिक स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इसके बाद क्या होता है, दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों में इसे एक रूप से अन्य खाद्य रूपों जैसे दूध का पाउडर, घी, पनीर, मक्खन अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीयक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का क्या करता है? यह इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों, लॉरियों, रेल, वायुयान एवं परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है जिसमें गुजरात एवं भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों और गांव की दुकानों में दूध तथा दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन, खुदरा विक्रेता तृतीयक गतिविधि में शामिल होते हैं। तो एक कहानी के माध्यम से आपने पूरा सार समझ लिया कि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं, द्वितीयक गतिविधियां क्या हैं और तृतीयक गतिविधियां क्या हैं। और जो अमूल का दूध आप प्रयोग करते हैं उसके बारे में भी आप समझ गए होंगे। यहाँ पर जो शब्द प्रयोग हुए हैं खुदरा और निर्यात। तो खुदरा क्या है? माल की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोगकर्ताओं तक पहुंचाना जिसका उद्देश्य माल का पुनर्विक्रय नहीं है। और निर्यात क्या है? वस्तुएं और सेवाएं जो किसी एक देश में उत्पादित होती हैं और इन्हें किसी अन्य देश के क्रेताओं या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। जैसे भारत में कोई चीज उत्पादित होती है तो इसे दूसरे देश में बेचना निर्यात कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है, नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जानें कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनती हैं। यह चित्र दर्शाते हैं कि कैसे लुगदी यानी पेड़ के काष्ठी रेशे को कागज और उसके बाद इस कागज पर मुद्रण कर इसे पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित करते हैं। तो किस प्रकार से कागज बनता है ये समझाया जा रहा है चित्र के माध्यम से। तो सबसे पहले क्या होता है, पेड़ काटे जाते हैं। जो कागज आप प्रयोग कर रहे हैं, जो कॉपियां आप प्रयोग कर रहे हैं वो लकड़ी से ही बनती हैं। तो पेड़ को काटा गया, फिर इन्हें आप देख सकते हैं, इन्हें फिर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है इन लकड़ियों को कागज में परिवर्तित करने के लिए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं इन्हें ट्रक में भरकर यहाँ आप देख सकते हैं फिर ये फैक्ट्री में जाती हैं जहाँ इनसे कागज बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये कागज जब तैयार हो जाता है इसकी बड़ी बड़ी सीटें, फिर इन्हें कटिंग करने के लिए जैसे आपको रजिस्टर चाहिए या उसी शेप में ये काटी जाती हैं तो ये यहाँ पहुँचती हैं। फिर यदि किताबों के लिए कागज काटा गया है तो उनकी छपाई की जाती है, प्रिंटर है ये, और फिर ये स्टेशनरी की दुकान तक पहुँचती हैं। तो इतनी प्रोसेस पूरी होती है तब आप एक कॉपी या किताब आपके पास तक पहुँच जाती है। पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्य पुस्तकें तैयार करने तक की इस प्रक्रिया की कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर यह तीनों क्षेत्रक एक साथ कार्य नहीं करते। ध्यान रखने के लिए कहा गया है, इन दिनों प्रयोग किए हुए कागज को पुनर्चक्रण यानी रिसाइकलिंग कर नया कागज बनाया जाता है। केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ों एवं 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है जहां अपशिष्ट को डाला जाता है। पेड़ों को काटकर कागज के नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है।
तो कागजों का पुनर्चक्रण किया जाता है, रिसाइकलिंग, और उनसे नया कागज बनाया जाता है। तो ऐसा करने से 17 पेड़ों और 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है। जहां अपशिष्ट को डाला जाएगा तो उस अपशिष्ट से कागज बना दिया जाता है, और ऐसा करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। लेसन समाप्ति की ओर है। आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के बारे में सीखा है। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों से तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियों या क्षेत्रकों, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक की भिन्नता और उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में सहायता मिली है। लेसन यहीं पर समाप्त, और आज बुक भी आपकी कंप्लीट होती है क्लास 6 की। क्लास 6 की SST की जो बुक है वो आज होती है कंप्लीट। 14 लेसन थे, 14 वीडियो हैं। यदि आपने सभी वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना दी है ताकि आपको वीडियो ढूंढने में कोई भी परेशानी ना हो। तो आप लोगों ने यदि वीडियो नहीं देखी है तो कृपया करके देख लीजिए। कल से क्लास 7th की बुक की मैं शुरुआत कर रही हूँ और जल्द ही उसे समाप्त करवा के क्लास 8th की बुक की मैं शुरुआत कर दूंगी। बस आप लोगों से थोड़ा सा इतना सा सपोर्ट चाहिए मुझे। बस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप लोगों को सीटेट एग्जाम से संबंधित कोई भी समस्या हो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम पर भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, और कोई भी समस्या हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। कोई भी बुक की PDF आपको चाहिए हो, किसी भी प्रीवियस ईयर पेपर की PDF आपको चाहिए हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कीजिए, मैं टेलीग्राम पर इसे अपलोड करवा दूंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।